देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं पूरे प्रोग्राम की शुरुआत, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग अभी भी जारी है। 11 बजे तक 20.38% वोटिंग हो रही और 58,545 मतदान केंद्रों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। इधर सीएम बोम्मई और पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने वोट डाला है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अभिनेता प्रकाश राज मतदान केंद्र पहुंचे थे। तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक एक करके तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर वोट डाला गया है। तो येदियुरप्पा सबसे पहले आपको बता दें कि पहुंचे थे मंदिर, वहां पर दर्शन पूजन किया था। इसके बाद आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ये तस्वीर भी उस वक्त की है जब येदियुरप्पा पहुंचे थे। लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान होती है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कर्नाटक की जनता किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है और इसी के साथ साथ हर आमो खास इस वक्त मतदान कर रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर कर्नाटक में किसकी फतह होगी। हालांकि ये 13 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। तो बात कर लें अभी 11 बजे तक की, तो 21% वोटिंग हुई है। अभी 12 बजे का समय है। 6 बजे तक माना जा रहा है कि लगभग जो वोटिंग है उसमें इजाफा जरूर होगा। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। 224 सीटों के लिए 2614 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो फिलहाल कर्नाटक के तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर सुबह से बड़ी संख्या में लोग अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम बड़े चेहरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी तक जो 11 बजे तक के आंकड़े आए हैं वह 20.99% मतदान हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कर्नाटक में पिछले 5 चुनावों का जो वोटिंग प्रतिशत रहा है कुछ इस तरह से रहा है। 1999 की बात करी जाए तो 67.65% रहा था। 2004 में 65.17% रहा। 2008 की बात करी जाए तो 64.68% रहा है। 2018 की बात करें तो 72.10% रहा है। तो फिलहाल अभी वक्त बहुत है और जनता से भी न्यूज इंडिया लगातार अपील कर रहा है कर्नाटक की कि आप अपने तमाम कामों को छोड़ें और सबसे पहले यदि आपने वोट नहीं डाला है तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आप जरूर जाइए। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रकाश राज की सबसे पहले तस्वीर आई थी जब न्यूज इंडिया दिखाया था किस तरीके से अभिनेता प्रकाश राज पहुंचे थे। अपने वोट को उन्होंने कास्ट किया था। इसके बाद बीएस येदियुरप्पा जिन्होंने सबसे पहले मंदिर पहुंचे, इसके बाद अपने वोट को कास्ट किया। तो फिलहाल मतदान जारी है। सरकार किसकी बनेगी ये देखना होगा, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं। तो लगातार प्रचार प्रसार महीने भर से किया जा रहा है। देखिए इसी के साथ साथ तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं और ये तस्वीरें संदेश सीधा सीधा देती हैं कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और मताधिकार का इस्तेमाल करिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त मतदान जारी है और इस पर पल पल की अपडेट आप तक हम सुबह से पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ विजय जी भी मौजूद हैं। सर से हम समझेंगे ये सिंहासन किसका होगा। चलिए तारुफ करा देते हैं। तमाम जो अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, महेश वर्मा है नेता बीजेपी से, मोहम्मद आसिफ है नेता कांग्रेस से, इसी के साथ अश्विनी मिश्रा है राजनीतिक विश्लेषक, संजीव कौशिक जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी। बिल्कुल दीपिका, वोटिंग चल रही है लगातार। सुबह से वोट डालने के लिए लोगों की कतार, बल्कि मैं देख रहा था कि सुबह 7 बजे जब वोटिंग शुरू हुई उससे पहले भी लोग कतार में लगे हुए थे। और महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली या और जो हमारे मेट्रो सिटीज हैं वहां पर वोटिंग का पैटर्न थोड़ा धीमे रहता है, लेकिन मैं बेंगलोर देख रहा था कि वहां पर सुबह 7 बजे से पहले भी लोग वोट डालने के लिए लगे हुए थे। बेंगलोर जो डिवीजन है वो कर्नाटक के चुनाव नतीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बड़ा
हिस्सा है जहां पर चुनाव नतीजे जो हैं किसकी सरकार बनेगी तय करेगी, क्योंकि बेंगलुरु जो शहर है उसकी जो 28 सीटें हैं वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 4 रूरल की जो सीटें हैं, ग्रामीण की सीटें, 32 सीटें कुल मिलाकर वहां पर अकेले बेंगलुरु शहर में होती है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण है। पार्टी जो है लगातार लगी रही है। प्रधानमंत्री जी ने इस दौरान बड़ा कैंपेन किया है कर्नाटक को लेकर और कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने कि ये पूरा चुनाव जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर चला जाए, लोकल मुद्दों पर नहीं जाए, जबकि कांग्रेस जो है लगातार कोशिश करती रही कि वो जो लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उन पे चले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरे। आज वोटिंग हो रही है। पिछली बार 72% के करीबन वोट डाले गए थे, जैसा आपने भी बताया। उम्मीद है कि इस बार भी उतना वोट डाला जाना चाहिए, लेकिन पिछली बार की विधानसभा बहुत ही समर सॉल्ट विधानसभा रही है कर्नाटक की, जिसमें 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 13 महीने में 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस बार क्या होगा? क्या जेडीएस फिर से किंग मेकर की भूमिका में होगी? क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर बहुमत हासिल कर सकती है? सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान खास जुड़े हुए महेश वर्मा साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या उम्मीद है आपको? नहीं, जनता जिस तरह का समर्थन वहां हमारी जन रैलियों में या प्रधानमंत्री के रोड शो में, या फिर कह लीजिए कि हमने चुनाव से पहले भी जिस तरह से हमने रथ यात्रा शुरू करी थी और उसमें जिस तरह से जन समर्थन और जन सैलाब देखने को मिला था, निश्चित रूप से वो हमारे लिए उत्साहवर्धक है जी। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि मतदान ज्यादा हो। मतदान ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होना है जी। अब रही बात की, देखिए एक बात तो मैं आपको बताऊं कि हम इस बात में सफल रहे हैं कि जिस तरह से कर्नाटक की प्रगति का जो पथ है वो बिना भाजपा के संभव नहीं है, ये और बताने जताने में हम सफल रहे हैं। विकास की बात हमने बहुत जोर शोर से उठाई है, विकास को ही हमने सेंटर स्टेज रखा है चुनाव के निमित्त। लेकिन जिस तरह से कुछ ऐसी चीजें, अनर्गल बातें या दुष्प्रचार या जिस तरह की टीका टिप्पणी, गाली गलौज, जिस तरह से व्यक्तिगत प्रधानमंत्री के वर्मा साहब जो है, ये आप मुझे नहीं पता, दीपिका हमारी जो है वो लगातार लगी रहती है चुनाव प्रचार में। वर्मा साहब, मुझे याद नहीं आ रहा कि इस चुनाव प्रचार में आपने विकास की कोई बात की हो। क्या बजरंगबली को आप विकास कहते हैं? क्या आप यूसीसी को विकास कहते हैं? नहीं, क्या हिजाब को आप विकास कह रहे हैं? हलाल को विकास कह रहे हैं? बिल्कुल। किसको आप विकास कह रहे हैं? मतलब विकास की परिभाषा यदि आपकी अलग है तो अलग मुद्दा। हालांकि आज वोटिंग का टाइम है और भारतीय जनता पार्टी को वैसे चिंता नहीं करनी चाहिए किसकी सीटें कितनी मिलेगी, क्योंकि सरकार तो आपको बनानी आती है। पिछली बार भी आपने किया। देखिए, सबसे पहले तो विजय जी मैं आपको ये कहूंगा कि 2 महीना जब चुनावी प्रचार की पहल प्रधानमंत्री ने करी तो विकास का मुद्दा उसी टाइम शुरू हुआ जब उन्होंने 12 लेन 16 लेन की जो है सड़कों का उद्घाटन किया जी। और वो कहीं ये नहीं है कि उनको बनाना था, वो बन चुका था जिसका उद्घाटन हुआ। एक बात। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री ने लगातार उसके बाद जो अपने चुनाव अभियान रखा उसमें बजरंग बली शब्द कब आया जी? उन्होंने कभी भी बजरंग बली किसी भी तरह के कोई कॉमनल बातें नहीं रखी जी। जब भी अब अपनी जनसभा में गए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए कर्नाटक के विकास में सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो क्या है कि कर्नाटक के पास वो चीज है, वो पोटेंशियल है जो और राज्यों के पास नहीं। जो कोस्टल एरिया में अभी जो सागरमाला रोडें बनाई जा रही है वहाँ 350 से ज्यादा, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है वहाँ डेवलप करने की बात चल रही है। अब ऊपर से अगर मान लीजिए कोई ऐसी सरकार हो जो कि केंद्र सरकार को इस तरह के प्रोजेक्ट में, इस तरह के जो एमयूज है हमारे बाहर के देशों के साथ, उनके साथ अगर कोई तालमेल अच्छा ना हो तो परिणाम क्या आएगा? ठीक है, सिफर वर्मा साहब फिर आपके पास आएगा जी। तो ये सारी चीजों को अच्छे ढंग से जनता के बीच में रखने का काम जो है प्रधानमंत्री ने बदस्तूर, ये बजरंग बली तब आया जब बजरंग एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक चर्चा करेंगे जो बात रखी गई। वर्मा साहब फिर चर्चा करेंगे कि बजरंग बली की चर्चा कब आई और कैसे आई और क्यों आई, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको मैं याद दिलाऊं कि शायद आपके मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं जिनका चुनाव प्रचार में नाम नहीं लिया गया पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। मोहम्मद आसिफ साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आसिफ साहब, क्या आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया, वोटिंग खत्म होने को जब होगी शाम को, तो दुश्मनों को फिर से दोस्त बनाने के लिए हाथ बढ़ाए जा रहे होंगे? देखिए जी, राजनीति के अंदर कोई दुश्मन नहीं होता जी, ये जनता की राय है। और शाम होते होते
जब वोटिंग खत्म होगी तो हम 150 क्रॉस की ओर होंगे। जी। तो इसलिए सरकार तो कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है और कर्नाटक की जनता ने अहम फैसला ले लिया है। किस तरीके से भाजपा के लोगों ने, सर आपने तो पिछली बार बिना बहुमत के भी बना ली थी सरकार, तो 150 की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि दोस्ती करने का कोई नई एक्सरसाइज हो रही है? पिछली बार भी जनता ने, कर्नाटक की जनता ने हमें सबसे ज्यादा वोट दिया था, भाजपा से कहीं ज्यादा वोट था हमारे पास में, सीटें जरूर कम थी। हाँ। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं, हम अब की बार जनता हमें सीटों में तब्दील करेगी इन वोटों को। जी। तो इसीलिए हम कॉन्फिडेंस से पूरी तरह से हैं कि सरकार हम 150 क्रॉस पे जाके बना रहे हैं। रही जिस तरीके से भाजपा ने जो काम किया है कर्नाटक के अंदर, सबके सामने 30 साल के अंदर क्या किया, प्रधानमंत्री ने मान लिया कि 40% करप्शन हुआ है, इसीलिए उन्होंने 40 पे ना बोल के कह दिया 85 लेके आइए आप। जी। 85 वालों को चुनिए, यानी कि 40% भाजपा सरकार ने करप्शन किया है कर्नाटक के अंदर। अब उसी कर्नाटक 40% सरकार को कर्नाटक की जनता उखाड़ फेंकना चाहती है। रही मुद्दों की बात, जो हमने मुद्दे रखे जनता के बीच गए, महिलाओं का मुद्दा रखा, गैस का रखा, महिलाओं को 2000 रुपए देने की बात की। जो हालात कर्नाटक के करते, गरीब आदमी के लिए जीना दुश्वार कर दिया इन लोगों ने। आसिफ साहब, फ्री बीज को हिंदी में मुद्दे नहीं कहते हैं जी, शायद आपको पता होगा। नहीं मैं मुद्दे नहीं कह रहा, हमने कहा जनता को जो वादे किए हमने सरकार बनने के बाद करने के लिए। जी दीपिका। जी जी, तो आसिफ जी आपको ये नहीं लगता कि आखिर में हमने विजय सर देखा था कि जब अंतिम प्रचार पहुंच रहा था, अंतिम चरण था, उसके बाद आप अपने बजरंग बली का मुद्दा या तमाम चीजें लेके आते, इनकी जरूरत आपको क्यों पड़ी? आपकी तो वो भी काफी था ना कि 40% यदि कमीशन का मुद्दा था वो काफी था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो काफी था। कांग्रेस को आखिरकार जहरीला सांप कहने की जरूरत क्यों पड़ गई और इन तमाम मुद्दों को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इन चीजों को कैश कर लिया बीजेपी ने, आपको नहीं लगता? हमें नहीं लगता कर्नाटक की जनता इसको कैश होने देगी। भाजपा का तो काम ही है, किस तरीके से गोवा के मुख्यमंत्री ने राम सेना पाबंदी लगाई थी, क्या उन्होंने श्री राम का अपमान नहीं किया था? क्या जो बजरंग दल के ऊपर पाबंदी की बात की गई है वो किस तरीके से हमने देखा है, किस तरीके से माहौल खराब करते हैं? जब हनुमान जयंती थी हमने सबने देखा किस तरीके से उत्तरों फैला रहे थे, तलवारें हाथ के अंदर थी। क्या तलवार लेना हिंदुस्तान का कानून है? कोई भी संगठन हो वो तलवारें बम लेके हाथ में चलेगा? क्या उस स्टेट की गवर्नमेंट का दायित्व नहीं है उसके ऊपर पाबंदी लगाए? तो प्रधानमंत्री अगर इस चीज को श्री हनुमान से जोड़ते हैं, ये तो उनकी सोच है, वो कैसे जोड़ना है एक गलत तत्वों को साथ में? ये हिंदुस्तान के हिंदू जितने भाई हैं हमारे, तमाम लोग मानते हैं हनुमान को। क्या कुछ चुनिंदा लोग, जो लोग सिर्फ तलवारें हाथ में लेके चलते हैं, पथराव करते हैं, डंडे हाथ में लेके चलते हैं और श्री हनुमान जी के नाम पर हंगामा करते हैं, क्या उन लोगों के ऊपर पाबंदी लगनी नहीं चाहिए? आप ही बता दीजिए ऐसे लोगों को क्या किया जाए? आसिफ साहब, मुझे लगता है कि बेंगलुरु और दिल्ली में है ना 1500 किलोमीटर जो है ना आपको कम्युनिकेशन गैप दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो बैकआउट कर गई बजरंग दल के बैन को लेकर, और वो खुद ही हनुमान जी के मंदिर बनाने लग गए। बिल्कुल ठीक है। और पीएफआई जो पहले से बैन है उसको आप पीएफआई को और बजरंग दल को जोड़ रहे हैं। आज आप बता दीजिए, अभी तो वोटिंग चल रही है, आप पीएफआई और बजरंग दल को एक मानते हैं? आज आप कह रहे हैं कि बजरंग दल पे बैन लगाएगी कांग्रेस की सरकार आएगी तो? ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर जो हंगामा करते हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। रही दूसरे पीएफआई चाहिए की बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार आती है तो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे आप? अगर जिस तरीके से हमारे मैनिफेस्टो में है, हमारे लीडरों ने कहा है, उस पर जरूर काम किया जाएगा। तो पीएफआई और बजरंग दल दोनों एक ही मान रहे हैं विजय सर, आपको कितना? नहीं, हम एक नहीं मान रहे। आपने ही कहा है सर। नहीं, मैंने एक नहीं कहा। अगर हर चीज का तरीका अलग है। किस तरीके से पीएफआई के लोग शामिल होते हैं देशद्रोह के अंदर वो अलग चीज है, लेकिन जो इस तरीके से बजरंग दल के लोग हमने देखा टीवी चैनलों पर, बताइए एनएसयूआई है, क्या वो कभी उग्र नहीं होता? क्या वो झगड़ा नहीं करता? क्या देखता है आप? कभी ऐसा उग्र नहीं हुआ एनएसयूआई? हुआ है ना? तो फिर ये चीज क्या हर बार बजरंग दल ही उग्र होगी? हर जगह जाके बजरंग दल वो होगी? ये संगठन कौन सी ऐसी जगह बताइए किस स्टेट के अंदर उग्र नहीं होते? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ बिना तलवारों के ही चलते हैं? आप बताइए ना। बजरंग दल को आप आतंकवादी संगठन? मैं आतंकवादी नहीं कह रहा, मैंने कहा पाबंदी अलग चीज, आतंकवादी अलग चीज है जी। पाबंदी तो आरएसएस के ऊपर भी लगी थी जी, लगी ना वापस भी। जब आदमी अपनी सोच बदलेगा पाबंदी हट जाएगी। तो वो चीज वापस भी हो गई थी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जब ये लोग अपनी सोच को बदलेंगे तो सरकार उसको वापस करेगी। तो आप क्या मानते हैं, कांग्रेस सोच को बदल देगी? मतलब आपको तो जो भ्रष्टाचार का मुद्दा आपके पास इतना सॉलिड मुद्दा यूं कहें कर्नाटक में था, कमीशन 40% का जो कमीशन था वो था, आप उन तमाम चीजों को भुला गए और आखिर में आप ही शायद मेरे ख्याल से पूरे गेम को खराब कर रहे हैं। नहीं, हमने कोई गेम खराब नहीं किया, ना हमारी पार्टी के लीडरों ने खराब किया। 40% का कमीशन का मुद्दा कर्नाटक में सबसे पहला मुद्दा रहा है। ये वो मुद्दा है जिसके ऊपर भाजपा की सरकार बिल्कुल खत्म होने जा रही है। शायद ऐसा ना हो 40% आपके मैनिफेस्टो को देखते तो सर ये बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि आप तो रिवड़ियां बांट रहे हैं।
जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो राशन की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, योगी जी कर रहे थे, हमने इतने लोगों को राशन दिया। वो कौन सी रेवड़ी खत्म हो गई थी क्या? रेवड़ी कल्चर किस कल्चर को बोलते हैं? आप कुछ भी करते रहे, उसकी गागुवाई करते रहे। हाँ। कांग्रेस कुछ जनता के लिए लेके आए, वो आपको बुरा लग रहा है। किस तरीके से आपने कहा था कि सिलेंडर 40 के नीचे आएगा, 400 के नीचे आएगा, आज सिलेंडर 1200 का आपने पहुंचा दिया। क्या गृहिणी को दिक्कत नहीं हो इस चीज से? वही तो हमारी सरकार कह रही है, 500 रुपए सिलेंडर देंगे। अश्वनी मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक साहब भी जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, आप कैसे देख रहे हैं ये चुनाव आज दोपहर तक कहां पहुंच गया? अगर आप मुझसे 2 हफ्ते पहले पूछते कि कर्नाटक में चुनाव में कौन जीत रहा है तो मुझे लगता था कि कांग्रेस बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे थी। पर जिस हिसाब से कांग्रेस ने कुछ प्रॉमिसेस ऐसे किए और कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स, चाहे वो छुपी नहीं है, चाहे वो डी.के. शिव कुमार और सिद्धरमैया जी की आपस की इंटरनल फाइट हो, या इनके जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस हो कि 75% रिजर्वेशन देंगे, या खुद को ही हिट विकेट करना कि जैसे जिस अमूल को आप लेके आए थे उसी का आप विरोध कर रहे हैं। सेम टाइम पे मोदी जी की जो रैलियां हुई हैं, मुझे लगता है कि अभी इलेक्शन जो है बहुत कांटे की टक्कर पे है कर्नाटक में। मैं खुद बैंगलोर में 6 साल रहा हूं और मैंने कर्नाटक को बहुत करीब से देखा है, तो मेरा ये मानना है कि अभी इलेक्शन जो है वन साइडेड बिल्कुल नहीं है, बहुत क्लोज इलेक्शन है। और कर्नाटक में पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। तो कास्ट पॉलिटिक्स में लिंगायत जो समाज है, 17-18% वोट उनका है, उसमें वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इलेक्शन में। चूंकि येदुरप्पा जी भी उसी समाज से आते हैं, एच.डी. कुमार स्वामी भी उसी समाज से आते हैं, तो बीजेपी और जेडीएस के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज देता है वो कास्ट पॉलिटिक्स में। कांग्रेस की भी बहुत अच्छी फाइट है। बोमई साहब को आप जो है येदुरप्पा के मुकाबले में बड़ा लिंगायत नेता मानते हैं? वो चीफ मिनिस्टर है बीजेपी के। जी, जिस हिसाब से बोमई जी को बीजेपी ने शायद कैंपेन में निगलेक्ट किया, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनको इतना बड़ा नेता मानती है। जिस हिसाब से उनके पोस्टर्स थे, कैंपेन चल रही थी बीजेपी की, हालांकि बोमई जो है बीजेपी के पहले बहुत बड़े नेता रहे हैं। 1980, 99 और 90 में चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम पे इनके फैमिली के फादर थे, आई एम नॉट श्योर कौन थे, वो भी एस बोमई जी थे। तो बोमई समाज के पहले बोमई साहब थे, वो बीजेपी में नहीं रहे थे उस वक्त। जी, बट हाँ, बोमई समाज के वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बोमई समाज को वहाँ पर वोट तो मिलता है। बीजेपी उस वोट को कैसे कैश करती है, ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है। बट जिस हिसाब से मोदी जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, जिस हिसाब से उनको समर्थन मिला है, मुझे लगता है कि बीजेपी फिर से अच्छी फाइट में है, जो कि 2 हफ्ते पहले शायद उतनी स्ट्रांग फाइट में नहीं थी। और जो अंतःकलह आपने देखी बीजेपी के अंदर, यदि हम बात करते हैं 47 नेता छोड़ के चले गए, जिसमें जगदीश शेट्टार जो सीएम रहे थे, डेप्यूटी सीएम रहे थे लक्ष्मण सबड़ी, वो तमाम लोग छोड़ के गए। इसके लिए भी एक नेगेटिव मैसेज विजय सर नहीं जाएगा कहीं ना कहीं? बिल्कुल उसका नेगेटिव मैसेज है और वो बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है। संजीव जी से समझते हैं कि संजीव जी क्या कह रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ हुई उसका नुकसान होगा? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस बात से बिल्कुल हम सहमत हैं कि कुछ महीनों तक पहले जिस तरह से कांग्रेस पार्टी वहाँ मजबूत दिखाई दे रही थी और पुनः वापसी के बड़े आसार नज़र आ रहे थे। अक्सर क्रिकेट के विश्लेषण करते समय हम देखते हैं कि जो विशेषज्ञ होते हैं वो पिच का मुआयना करते हैं कि ये धीमी पिच है, ये हार्ड पिच है, किस तरह के बैट्समैन इस पर ज़्यादा बेहतर खेल पाएंगे। कांग्रेस पार्टी आज तक नहीं समझ पाई कि किस पिच पे वो खेलना बेहतर जानती है और किस पिच पे वो बोल्ड हो जाएगी। शायद वो इस बात का आकलन कर ले तो जितने बुरे नतीजे पिछले 2, 3, 4 चुनाव के रहे हैं उसमें वो बेहतर कर सकती थी। जानबूझ के उस पिच पे जाना और जानबूझ के गले में फांस लटका लेना, ये कोई सीखना है किसी को तो कांग्रेस पार्टी से। दुर्गति का कारण शायद ये भी है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की यदि कर लें तो भारतीय जनता पार्टी की शैली जो आक्रामक रही है, चाहे वो निचले स्तर का चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, सब में वो पूरी शिद्दत से लड़ती है और पूरी ताकत से लड़ती है। यहाँ भी लड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से स्थानीय मुद्दों को दरकिनार करके राष्ट्रीय मुद्दों पर इस चुनाव को लाने का प्रयास किया गया, ये बात भी दर्शाता है कि शायद बीजेपी के खाते में या बीजेपी के बारे में कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। अन्यथा देश के प्रधानमंत्री गालियों की गिनती करते हुए नहीं दिखाई देते, या फिर वो हिजाब की बात नहीं होती, या फिर वो तमाम ध्रुवीकरण के वो मुद्दे जिससे ध्रुवीकरण किया जा सकता है वो बातें नहीं होती। जी, कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी की रहती है और वो उसमें कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्यथा बजरंग दल और बजरंग बली को दोनों को बराबर में ला देने की जो कला है भारतीय जनता पार्टी की, वो सब यदि इसका भी अंदाजा हो जाता, आकलन कर लेती कांग्रेस पार्टी, तो ये शायद नुकसान नहीं होता। फिर भी जेडीएस बीच में जिस तरह से अपनी भूमिका को लेकर के अस्वस्थ है और उसे ऐसा लग रहा है कि किंग मेकर की भूमिका में हम रहेंगे, वो उनकी एक अलग ताल है। जी, पुनः वापसी दक्षिण के द्वार पर जिस तरह से एकमात्र इकलौता दरवाजा भारतीय जनता पार्टी के लिए है, हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये लाख टके का सवाल है। मुझे इसमें बहुत आसान दिखाई नहीं देता भारतीय जनता पार्टी की वापसी, जिस तरह के बहुत सारे इफ एंड बट्स आपको लग रहे हैं। जी जी, महेश वर्मा साहब, मेरा परिवार जो है ना रेलवे से बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा है
और मैंने अक्सर देखा रेलवे में कि जब एक छोट इंजन कमजोर होता है, पूरी ताकत नहीं होता, जो गाड़ी को नहीं खींच सकता, तब उस गाड़ी में दूसरा इंजन लगाते हैं। बीजेपी जब जब डबल इंजन की सरकार की बात करती है तो मुझे लगता है कि उनका जो स्टेट का इंजन है ना, वो ठीक काम नहीं कर रहा है, इसलिए फिर प्रधानमंत्री जी का इंजन लगाना पड़ता है। ऐसा है क्या? प्रधानमंत्री पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं और नहीं, डबल इंजन का आप जिक्र करते हैं ना बार बार, तो इसका मतलब जो सिंगल इंजन लगा रखा है वो मजबूत नहीं है। मैंने अभी आपसे विजय जी जो बात आपके सामने रखी वो यही रखी कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हम कर रहे हैं, कर्नाटक में एक बड़ा आईटी हब है, 350 से ज्यादा एमयू जो है आज कर्नाटक राज्य में जो है केंद्र सरकार लेके जा रही है। विकास को गति तो मिलनी है जी। अगर सरकार अनुकूल रहती है तो उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होती है जी। यहाँ कहने का आशय यही है कि डबल इंजन की सरकार का मतलब ये नहीं है कि कोई कमजोरी हम अपनी जता और बता रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं विजय जी कहूंगा, आप बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, इस चीज को समझिएगा कि कर्नाटक से जो है ना कांग्रेस ने एक मुद्दा हमें जो दिया है वो स्पष्ट होना चाहिए इस देश में। आखिर में कब तक इस तरह से गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और दुष्प्रचार और झूठ के सहारे कांग्रेस अपनी राजनीति करेगी जी। ये लॉलीपॉप जो मुसलमानों के नाम पर ये बांटते फिरते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में 4% आरक्षण आज विचाराधीन है, उसके ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और जाति के आधार पर इस देश में आरक्षण देने की जो है संविधान परमिशन नहीं देता, अनुमति वर्मा नहीं साहब, देता। वर्मा साहब आपने 4% आरक्षण का जिक्र कर दिया, प्रचार में क्या कहा आपने, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, थोड़ा सा साफ करेंगे मुझे? हाँ, दो अलग अलग स्टैंड हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा भारतीय जनता पार्टी ने? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा? विजय जी, सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी ने बात रखी, सॉलिसिटर जनरल ने, कि जब तक कोई फैसला नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट का तब तक ये स्टे रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई उस पर टीका टिप्पणी नहीं हाँ, की। सुप्रीम कोर्ट तो एसजी ने कहा कि हम इस पर कोई आदेश नहीं था। एसजी ने कहा कि आप जो है स्टे पर स्टे नहीं, सुप्रीम कोर्ट संविधान के ऊपर नहीं है। वर्मा साहब आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक स्टे रहेगा, ये एसजी ने कहा है। और चुनाव प्रचार में आपने क्या कहा कि आपने रोक लगा दी है, जो काम किया नहीं उसका प्रचार आप करते रहे। हमने ये 2% वोकालिका को, 2% लिंगायत को दे दिया। सर, सुप्रीम कोर्ट में और जनता के कोर्ट में फर्क नहीं रखना चाहिए, बात स्पष्ट होनी हमने कहा कि गैर कानूनी और गैर संवैधानिक चीज पे अगर कहीं रोक लगे और आपको ले आना है, मुसलमानों के लिए राजनीति अगर करनी है और मुसलमानों को आरक्षण देना, आप करो ना संविधान में संशोधन, कौन मना कर रहा है? सर, मेरा निवेदन यह है कि जो आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं और पीपुल्स कोर्ट में कह रहे हैं वो दो अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ विजय जी, आज ये कांग्रेसी लीडर आपके साथ बैठे हैं, इनसे पूछिए ना कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल में सरकार है ना कांग्रेस की, वहां बजरंग दल को प्रतिबंधित कर दें। तो सिंहासन किसका? जी हां, आज का दिन बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कर्नाटक में मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, विजय सर हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक एक बारीकी से आपको कर्नाटक की राजनीति को समझाने। एक बार फिर से तारुफ करवा देते हैं। महेश वर्मा जी नेता बीजेपी से हैं, मोहम्मद आसिफ जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से, इसी के साथ अश्विनी मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। विजय जी। आसिफ साहब, आपने कहा कि 150 सीटें आ रही हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं आज की कुछ भी हो जनता दल सेक्युलर के साथ आप नहीं जाएंगे? राजनीति के अंदर सब संभावनाएं होती हैं, कोई दुश्मन नहीं होता, हम आज भी कह रहे हैं। चुनाव के बाद क्या होगा या आने वाले 6 महीने बाद क्या होगा, इसका विश्लेषण करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ये हम कह दें, फिलहाल जो हालात हैं, जो कर्नाटक की जनता है हमें वो 150 प्लस दे रही है। इस चुनाव में या गिनती होने के बाद में हमें शायद, क्या कंफर्म है, कॉन्फिडेंस इतना है कि हमें किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा शायद ये ख्वाब देख रही हो वोटिंग के बाद में शुरू हो जाए कि किस तरीके से जेडीएस से हमने क्या बात की जाए और किस तरीके से लेके आए, लेकिन जनता ऐसी नौबत नहीं आने देगी। जनता को मालूम है किस तरीके से हमें ठगा गया है। जी महेश वर्मा साहब, एक तस्वीर में देख रहा था लोकसभा की, पार्लियामेंट की, हाउस के बाहर की, जिसमें एचडी देवेगौड़ा साहब जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और जेडीएस के लीडर हैं, वो व्हील चेयर पर आ रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें रोका
उनके साथ बात की। इसको मैं चुनाव नतीजों के बाद की तस्वीर किससे जोड़ सकता हूं क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी के स्वभाव में है, संस्कार में है जी कि वो कभी इन सब चीजों को लेकर इस तरह से सिर्फ देवगौड़ा जी का अगर आदर सम्मान या उनके प्रति इस तरह के सद्भाव दिखाने मात्र से जो है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की विजय हो जाए या वोट मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। जी देखिए, काम का तो नहीं, मैं इसको दोस्ती के तौर पर आगे देखना चाहता हूं। जो आसिफ साहब से पूछा था तो वो तो 150 के साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या देवेगौड़ा साहब को जो दुआ सलाम किया वो कुमार स्वामी के दुआ सलाम तक चलेगा? देखिए विजय जी, राजनीतिक मजबूरी सबकी होती है। राजनीतिक मजबूरी हमारी भी होती है। 2008 में 2018 में हम इस लायक थे नहीं कि हम सरकार अपनी बलबूते पे बना सकें। जी, ये सच है जी। और अगर हमने कहीं सरकार बनाई तो मिलजुल कर ही बनाई। लेकिन जो एक सच जो इस बार के चुनाव में दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से लगभग 30 लाख पन्ना प्रमुख हमारे तमाम संगठन और सरकार और प्रधानमंत्री का लगातार 2 महीने का अथक परिश्रम, ये कहीं ना कहीं हमें दिलासा देता है कि कर्नाटक की जनता इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है भरपूर मत करेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार जो है त्रिशंकु, जो एक लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी हालत बहुत पतली हो चुकी है और भ्रष्टाचार और तमाम और मुद्दे जो है, या वहाँ जो प्रदेश का नेतृत्व था बासवराव बोमई का जो एक नेतृत्व है वो बड़ा कमजोर नेतृत्व साबित हुआ और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात जो है, इस तरह की सारी जो ये आशंकाएं हैं या जो ये अटकलें हैं, मुझे लग रहा है कि वो इस बार ध्वस्त होगी। लेकिन और महेश इसका जी सबसे बड़ा अगर कोई कहीं अगर आप एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में देखिए, जहां इसी तरह का आकलन हो रहा था, कहीं आदिवासी, कहीं जातिगत, कहीं ईसाई, कहीं कुछ, लेकिन उन सब चीजों को वहां ध्वस्त करके जनता ने प्रधानमंत्री की कहीं बातों पर विश्वास करके और मत जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया और सरकार वहां बनी। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का वहां कैंपेन और अभियान छेड़ा, ये सारे लोग, बाद में तो मैंने देखा कि सोनिया जी तक को उतारना पड़ा। तो ये पॉलिटिकल टूरिज्म के नाम पर जो कांग्रेस वहां काम करती रही है। और थोड़ा सा मैं और आपको बताऊं कि थोड़ा कर्नाटक की जनता में जो है ना एक जागरूकता जो है लोकतंत्र को लेकर या चुनाव को लेकर थोड़ा और अन्य राज्यों से ज्यादा है। वो समझती है कि एक देश का प्रधानमंत्री अगर हमारे बीच में आकर और इस तरह से लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमें बताने और समझाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके बात पर विश्वास करना चाहिए। और प्रधानमंत्री के बात पर विश्वास करके अगर जनता ने कहीं मोहर लगाई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत भी मिलेगा। और ये सारे समीकरण, जो ये सारी अटकलें और आशंकाएं इस बार निर्मूल साबित होनी जा रही है। कर्नाटक चुनाव को लेकर एक ही बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्नाटक में अगर इस बार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो कर्नाटक देश का सबसे ज्यादा समृद्धशाली राज्य बन के उभरेगा। ये प्रधानमंत्री की जो योजना है और जिस तरह का वहाँ पे 350 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एस्टेट और जिस तरह का वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी है विजय जी, वो मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर ये सरकार यहाँ किसी वजह से कोई हमारे विपक्ष के मित्रों की बन गई तो ये जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डुबाएंगे कर्नाटक को। और देश की जो एक प्रगति का जो एक रास्ता खुलने वाला है कर्नाटक से, वो कहीं बंद हो। वर्मा साहब, आप बार बार जब प्रधानमंत्री जी का जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को लेकर तो कोई सवाल कोई भी नहीं कर रहा है जब, लेकिन हर बात में आप प्रधानमंत्री जी का जिक्र करते हैं तो पता नहीं क्यों लगता है, दीपिका मुझे बार बार कान में कह रही है कि सर ये अपनी सरकार को कमजोर समझते हैं क्या, अपने मुख्यमंत्री को, जो उनका नाम ही नहीं लेते हैं, प्रधानमंत्री जी का ही जिक्र बार बार करते हैं। और सर देखिए ना, हमें विजय जी, आपके यहाँ आप स्टूडियो में आप संपादक हैं, आप जो है संपादक है, आप इस चैनल के कैप्टन हैं, स्वाभाविक है कि आपका नाम आएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर पुरुष है वो, अगर हम उनका नाम नहीं लेंगे तो किन का नाम लें, आप मुझे बता दीजिए। जी, वो शीर्ष हमारे कैप्टन तो दीपिका है, वो पूरी गाड़ी को चला लेती करते हैं। जी, आसिफ साहब, ये फिर बात हो रही है, अभी तो बात होने लगी कि आप चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, फिर तय नहीं हो पा रहा कि सिद्धारमैया साहब होंगे कि डीके शिव कुमार साहब होंगे, कौन होंगे? ये तो सरकार, हमारी पार्टी बैठ के तय करेगी, दोनों में से कौन होगा। दोनों हमारे लीडर है कर्नाटक के अंदर, जो भी होंगे कर्नाटक की जनता के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे।
देश हित में काम करेंगे। मतलब इनकी तरह नहीं होगा। सिद्धारमैया साहब तो रहे हैं चीफ मिनिस्टर, नहीं उनको तजुर्बा भी है जी, सरकार चलाने का, बहुत अच्छी सरकार उन्होंने चलाई है। हाँ। ऐसा और शिव नहीं कुमार है। साहब को पार्टी चलाने का भी अनुभव बहुत है, उनको भी विधायकों हमारे को तोड़ने का, नेता है, विधायकों को वापस बुलाने, सब तरह का अनुभव है उनको। तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी ना, ये काम तो भाजपा के पास है, जी। उन्हें मालूम है किस तरीके से क्या करना है हमें। जी, तो हमें कर्नाटक की जनता ऐसी नौबत नहीं आने देगी कि हमें इसके लिए सोचना ही अच्छा, पड़े। एक चीज समझाइए, ये उस पिक्चर अभी तक मेरे दिमाग से उतरी नहीं है, वीडियो जो चल रहा था जिसमें शिव कुमार साहब नोट उड़ा रहे थे जी। 500-500 के, तो अब ये चुनाव के बाद बिना वीडियो के भी नोट उड़ाए जाएंगे या वीडियो पर उड़ाए जाएंगे? नहीं, वो पता नहीं कब का वीडियो होगा। अभी हमने एक चुनाव वीडियो प्रचार के दौरान अभी हमने एक वीडियो देखा किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारने की बात हो रही थी। वीडियो सामने आया ना। जी। ये भाजपा की जो नीति है, ये सोच है कि उनके परिवार को ही खत्म कर दिया जाए। क्या भाजपा को दलित अध्यक्ष पच नहीं रहा है क्या? इतनी परेशान है कि उसको मार के नया लाया जाए कोई दूसरा दलित से हटा के? तो कम से कम ऐसी सोच ना रखी जाए। जिस विधायक ने ये बयान दिया है, जिस मंत्री ने बयान दिया, उसके खिलाफ पार्टी खुद कार्रवाई करे। ये बयान गलत है, ऐसी सोच होनी नहीं चाहिए। रही दूसरा, सरकार मौजूद थी, सरकार के वक्त में ही मंत्री के बेटे के पास 40 लाख रुपए रिश्वत का पकड़ा जाता है, घर से 8 करोड़ पकड़ा जाता है, उसका कुछ नहीं होता। तो यही तो हमारी जनता कह रही है, हमारी पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि 40% की कमीशन खोरी कर्नाटक में सबसे ज्यादा हावी है। वही मुद्दा है और कोई मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। अश्विनी इस जी, आपको लगता भ्रष्टाचारी है को उठाना है कि वहां से। कर्नाटक के चुनाव में करप्शन बड़ा इश्यू हो सकता है, जहां लिफाफों में बांट रहे हो नेता पैसा चुनाव प्रचार के दौरान? जी, करप्शन के नाम पे देश में 2013 और 14 में जो परिवर्तन हुआ, आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई और माननीय मोदी जी सेंटर में आए, उसका मूलभूत कारण यही था कि कांग्रेस का करप्शन जो था वो मुद्दा था या एक्चुअल में था वो अलग विषय है, बट कांग्रेस से करप्शन कारण ये दो पार्टियां आई, सरकार में आई। लोगों के जेहन मुझे लगता है वो बातें अभी भी हैं, वो बातें इतनी आसानी से मिटा पाना मुश्किल है। तो जब भी करप्शन की बात होती है तो पहला नाम मुझे लगता है एज अ वोटर मेरे दिमाग में कांग्रेस का आता है। हालांकि कांग्रेस ने बहुत सारी कोशिश की है कर्नाटका में ये दिखाने के लिए कि बीजेपी करप्शन वाली पार्टी रही है, बट मुझे नहीं लगता कि वोटर के दिमाग में कांग्रेस की वो इमेज गई है। तो सिर्फ करप्शन के नाम पे मुझे नहीं लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कांग्रेस को अगर फायदा मिलेगा कर्नाटक में तो वो उनकी जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है शायद उससे मिले, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल 75% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हो सकता है उससे एक समाज विशेष उनसे प्रभावित हो जाए, उनको वोट करे, या जो वहां के लोकल मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप और एक चीज देखें, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला तीनों पड़ोसी स्टेट हैं, पर तीनों की आपस में बहुत अच्छे से जमती नहीं है। तो जब आप केरल में किसी एक समाज को सपोर्ट करते हैं तो उसका रिवर्स इफेक्ट आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। सेम चीज तमिलनाडु पे अप्लाई होती है। तो जो कांग्रेस के जो वादे हैं, जो पॉलिटिक्स रही है, मुझे लगता है कर्नाटक में लोकल मुद्दों पे वो कहीं ना कहीं उसके अपोजिट वो केरला में बिहेव करते हैं। हाँ। तो वो उनको रिवर्स हिट मारेगा। हाँ, जी। तो हम संजीव जी इसको समझ सकते हैं ऐसे कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय राजनीति है वो कहीं ना कहीं कर्नाटक में हमेशा सर हावी रहती है। इसके अलावा एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने भी मंच से बोला था कि थोड़ी घबराहट जो है वो कांग्रेस महसूस कर रही है, और यही एक वजह है कि सोनिया गांधी जो कि 2019 से चुनाव प्रचार प्रसार के लिए नहीं उतरी थी, लेकिन यहाँ पे वो इस बार दिखाई दी है। तो ये घबराहट का एक सिग्नल दिया है। हालांकि देखिए विजय सर, यहाँ पर एकजुटता हम कांग्रेस में देख पा रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी की एंट्री, इसको हम कैसे देखें? संजीव जी। संजीव जी, अभी विजय सर एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे, वो डबल इंजन की सरकार वाली बात। ये सवाल तो हालांकि वर्मा जी से मुझे पूछना चाहिए था और उन्हीं से है अभी भी, कि यदि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, और किसी वजह से यदि वो ड्रॉप हो जाती है वहाँ पे सरकार, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानेगी कि मोदी जी का जादू खत्म हो गया है? ये तमाम उन स्टेट के लिए है जहाँ जहाँ मोदी जी को आगे करके और स्टार प्रचारक के तौर पे, वो देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हो जाते हैं जब वो इलेक्शन के समय होते हैं, तो वो कुछ दिन के लिए भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री भी हैं। तो क्या उनकी विफलता ये बात कही जाएगी, ये डंके की चोट पर कह पाएंगे? डबल इंजन की सरकार जब कहीं भी कही जाती है तो मुझे लगता है कि भारतीय संविधान के मूल भावना के खिलाफ एक ऐसी बात या एक ऐसी हवा बहाने का प्रयास किया जाता है कि वहाँ भी और यहाँ भी दोनों की जगह एक ही सरकार हो तो बेहतर काम कर पाएंगे। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, क्या ये जरूरी है क्या इस तरह से? तो ये एक प्रेशर में डालने के लिए कि
लोगों को समझा दिया जाए कि यदि हम आएंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। आप अपने नीतियों की वजह से, आप तो पहले से सरकार में थे वहां पे जी, तो करप्शन के मुद्दे दीपिका, कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं, आज वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इलेक्शन मोड में, ऑटोमेशन में रहती है कि आज प्रधानमंत्री जी कर्नाटक से अगले जब चरण के चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में, तो आज राजस्थान में, और इस वक्त वो राजस्थान में संबोधित कर रहे हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद। सुन लेते हैं प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, उसके आगे बहस। विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी, और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। और जब मैं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड ही नहीं होता। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में सुविधाएं बढ़ाता है, समाज को जोड़ता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाता है, लोगों का जीवन आसान बनाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है। जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है। आज देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है, अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है। इस साल के बजट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना तय किया है। साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश होता है तो इसका सीधा प्रभाव उस क्षेत्र के विकास पर होता है, उस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर होता है। जब नई सड़कें बनती हैं, नई रेल लाइनें बनती हैं, जब गांव में पीएम आवास योजना के करोड़ों घर बनते हैं, करोड़ों शौचालय बनते हैं, जब गांव में लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछता है, हर घर जल इसके लिए पाइप बिछाया जाता है, तो इसका लाभ जो स्थानीय छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, जो इस प्रकार की चीजों को सप्लाई करते हैं, उन छोटे मोटे दुकानदारों को भी, उस इलाके के श्रमिकों को भी इसके कारण बहुत लाभ मिलता है। भारत सरकार की इन योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। लेकिन साथियों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं
देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले। तो मिशन राजस्थान को फतह करने की तैयारी में प्रधानमंत्री वापस से जुट चुके हैं और वापस अपनी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। वजह से देखिए, हमने देख पाया कि अभी यहाँ पर इलेक्शन खत्म भी नहीं, मतदान चल रहा है। यहाँ पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नाथ द्वारा और वर्ल्ड फेमस मंदिर है श्रीनाथ जी के दर्शन किए उन्होंने। इसके बाद अपने चुनाव प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज थ्रू करता है बीजेपी के जरिए कांग्रेस के लिए कि आप इतने कम से कम तत्पर रहिए। ये इनिशिएटिव आपको लेना होगा कि आगे इलेक्शन है तो इतने आप तत्पर दिखें, लेकिन ऐसा बहुत कम नजर ही आ पाता है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और वो कहते भी हैं कि लगातार चलते हैं। आज तो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जब बहुमत मिला और पहली बहुमत वाली सरकार बनी तो उसके अगले दिन ही अमित शाह जो है हरियाणा और जो दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले थे उसकी तैयारियों में जुट गए थे। तो ये पार्टी लगातार उसमें लगी रहती है। ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन महेश वर्मा साहब, राजस्थान तो जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। अभी तो कर्नाटक को देखें, बेंगलोर में क्या फिर से बना पाएंगे बसवराज बोम्मई सरकार? आपने सब कुछ कर लिया है, 55 लोगों के टिकट भी काट दिए हैं, तमाम कर दिया है। जिन लोगों को नाराज किया था उनको भी मना लिया है। जो एज फैक्टर का आपका एक फॉर्मूला था उसको भी आपने डिफाई कर दिया है। ये खरगे साहब भी दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, जो वोट डालने के लिए आए थे, अपना मतदान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कर्नाटक के बड़े नेता माने जाते हैं। उनकी जो छवि है वो भी दांव पर लगी हुई है। यदि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार नहीं बनाती है तो वोट डालने के बाद दिखा रहे हैं मल्लिकार्जुन खरगे साहब। एक जमाने तक बड़ा प्रभाव रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से उनका प्रतिष्ठा भी इस पूरे चुनाव से जुड़ी हुई है कि कांग्रेस को इस बार वहां पर बिल्कुल सरकार बनानी चाहिए। बिल्कुल, ये एक प्रेशर भी हम कह सकते हैं विजय सर की कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। और आसिफ साहब, आपको लगता है कि खड़गे साहब की जो छवि है वो काम आएगी कांग्रेस को सरकार बनाने में? खड़गे साहब ने जिस तरीके से कर्नाटक में काम किया है जी, पूरी छवि उनके काम आएगी और हम लोगों के भी काम आएगी। उनका आशीर्वाद जो हमारे साथ है, तमाम कांग्रेस साथ में, तो सरकार बनाने में कर्नाटक में बहुत बड़ा योगदान करेगा। अभी हम प्रधानमंत्री को सुन रहे थे राजस्थान से, यही हमने 2018 में सुना था जब चुनाव कराना में बाई इलेक्शन हो रहा था तो प्रधानमंत्री बागपत में रैली कर रहे थे और नतीजा क्या हुआ था सबके सामने, किस तरीके से टीवी के ऊपर छाए हुए थे प्रधानमंत्री जी और कैराना का रिजल्ट क्या आया। ये तो बीजेपी की पॉलिसी और प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने चुनाव वाले दिन किसी भी रूप में टीवी के ऊपर रहना, जनता के बीच जाना है, एक मैसेज देना। मैं बोल रहा हूँ जी, आपको प्रधानमंत्री जी की चिंता ज्यादा रहती है? नहीं, हमें चिंता नहीं, हमें चिंता अपनी पार्टी की ज्यादा है। खरगे साहब से के लिए पूछ रहा हूँ, क्या यदि कांग्रेस सरकार नहीं बनाती तो इसकी छवि का, इस प्रतिष्ठा का असर मल्लिकार्जुन खरगे साहब पर पड़ेगा? वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, पिछली बार तो उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया था कांग्रेस ने, हम हर तो इसलिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि यदि कांग्रेस नहीं आती तो खरगे साहब पर असर पड़ेगा, उनके जो अध्यक्षीय है जिम्मेदारी है उस पर? हमारी सोच और कांग्रेस की एक ही सोच है, हम कर्नाटक में सरकार बना रहे हैं तो इसलिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि छवि पे असर पड़ेगा। छवि तारीफ काबिल है उनकी, जनता के बीच है। नहीं, तारीफ होना अलग होता है ना आसिफ जी, और एक जिम्मेदारी होना अलग होता है, एक छवि अलग बात होती है। यदि नहीं जीतते तो उनकी छवि को भी धक्का लगेगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, सो अलग। हम तो ये मान ही नहीं रहे, जीत नहीं रहे, हम तो चुनाव जीत रहे हैं ना, हम उसे सोचे ही क्यों? हम इस सोच से परे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री चुनाव के लगे हुए रहे कर्नाटक के अंदर, मणिपुर में क्या होता रहा, होम मिनिस्टर में रहे, कोई बयान नहीं, कुछ नहीं, पूरा मणिपुर जला दिया इन्होंने, नहीं आए। तो हम तो खुद कह रहे हैं भाजपा काम है सिर्फ चुनाव, देश की चिंता नहीं उन्हें, ना आज देशवासियों की चिंता है। चिंता होती तो चुनाव छोड़ के मणिपुर में लगे होते अमित शाह। आसिफ साहब, शायद आपको पता नहीं होगा, अमित शाह ने अपने 2 दौरे जो थे कर्नाटक के वो रद्द कर दिए थे, लेकिन मणिपुर की खबर आने के बाद। जी, थोड़ा सा करेक्ट रहा कीजिए,
आरोप लगाना तो ठीक है, लेकिन अमित शाह होम मिनिस्टर है और उन्होंने अपना जो दौरा था कर्नाटक का चुनाव प्रचार का वो रद्द कर दिया था। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा था कि वो मणिपुर पर नजर रखें। महेश वर्मा साहब, क्या सरकार बनाने की तैयारी के कुछ और जो समीकरण हो सकते हैं उनकी तैयारी चल रही है? विजय जी, अभी ये सब चीज कहना बहुत अर्ली होगा जी। नतीजे क्या होते हैं उसको सामने रख के फिर अगर हम बात करेंगे तो उचित रहेगा। लेकिन ये निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार तस्वीर कुछ और होगी कर्नाटक में। जो आकलन है और जिस तरह का अटकलें हैं उन अटकलों को कहीं विराम भी लगेगा। और इस बार जो प्रधानमंत्री की मेहनत है, जैसे अभी संजय कौशिक जी जो बात उठा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की अगर वहां हार हो जाती है तो क्या प्रधानमंत्री की हार मान ली जाएगी जी। या कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार जो है गैर संवैधानिक है। अरे इस तरह की बेतुकी बातों का कोई आधार नहीं है जी। डबल इंजन की सरकार किसने ये जुमला इस्तेमाल किया था आपको मालूम है? जी। और ये संसद में इस्तेमाल हुआ था और एक आरजेडी के सांसद ने शुरू किया था जी। तो छोड़ दीजिए इन बातों को। अब रही बात कि प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत करी है, लोकतंत्र में मेहनत करना हमारा अधिकार है, जनता से जुड़ना हमारा अधिकार है, काम करना हमारा अधिकार है। हार जीत का फैसला जो है वो जनता करती है। सर ये 2019 में कर्नाटक में अगर वर्मा साहब 2019 में आपको 28 में से 25 लोकसभा सीटें मिली हैं। यदि उसे मैं सीट्स में असेंबली सीट्स में ट्रांसफर करूं तो 175 सीट होती है। बहुत आपने सही बात फरमाया। और ये 2008 का भी अगर आंकड़ा आप उठाएंगे तो 2008 में जो है विधानसभा की सीटें बढ़ी थी और पार्लियामेंट की सीट घटी थी जी। तो ये चीज आज के डेट में जनादेश को हम कहीं सामने जनता किस तरह से कब क्या आपको किस तरह से परखती है और किस तरह से आपके पक्ष में आपको मतदान करती है, ये निर्भर करता है कि आप वातावरण का कैसा निर्माण करते हैं। आज जो वातावरण है निश्चित रूप से उस वातावरण में संगठन, सरकार, सारी जो चीजें हैं वो हमारे पक्ष में दिखाई दे रहा है। जो जन समर्थन है, जो जनसभा है, जो जन रैली है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को वहां अपमानित करने का, गाली गलौज करने की राजनीति की गई, ये राजनीतिक दिवालियापन है कांग्रेस का। ठीक है। अगर ऐसी स्थिति और परिस्थिति का निर्माण करके आप चुनाव जीतने चले हैं तो लानत है ऐसी पार्टी पर जो प्रधानमंत्री को गाली दे। क्या मतलब बनता है? और आप कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित नेता है, आप मैनिफेस्टो में दिखा दीजिए। आप मुस्लिमों को कह रहे हैं कि 4% रिजर्वेशन आते के साथ ही उसको बहाल करेंगे। कौन से आपने दलितों की बात करी उसमें जी? और कौन सी दलित ठीक है हित में आपने 4 ऐसी चीजें अपनी मैनिफेस्टो का गिना अश्विनी जी, और मैं आपको गिनाता हूँ जी और मैं आपको बताता हूँ। लेकिन खैर अब ये ठीक है, 4 घंटे और बचे हैं महेश जी, उस पर बाद में बात करेंगे। अश्विनी जी, क्या आपको लगता है? बहुत कंफ्यूज कर दिया मुझे। महेश वर्मा साहब की भी सरकार बनने वाली है, आसिफ साहब की भी सरकार बनने वाली है, थोड़ा आप समझाइए किसकी बन रही है सरकार? जी, अगर मुझे किसी एक को चुनना होता तो शायद बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि मुझे लगता है दोनों पार्टियां बहुत ही क्लोज फाइट में हैं। हालांकि ये अभी हम जो विषय उठा रहे थे कि जो दल बदलू कैंडिडेट, टर्न कोड कैंडिडेट को हम लोग बोलते हैं, कर्नाटक में हमने देखा है कि जो टर्न कोड कैंडिडेट्स होते हैं, दल बदलू कैंडिडेट होते हैं, उनमें ज्यादातर कैंडिडेट्स बीजेपी में जो ट्रांसफर होते हैं वो जीतते हैं, चाहे वो 2008 रहा हो, 13 रहा हो, 18 रहा हो। और बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है यंग लीडर्स को क्रिएट करना, वेरी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो बीजेपी की पॉलिटिक्स का उसका हिस्सा ही है कि उन्होंने येदियुरप्पा को टिकट नहीं दिया या जो उनके पुराने कैंडिडेट थे उनको निकाला। मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक गलत फैसला था उन सारे दगे हुए कारतूसों को अपनी टीम में लेकर के ये कोशिश करना कि एक तरफ तो आप बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, उन मुख्यमंत्रियों पर उठाते हैं जो बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री की वो नीतियां थी, और बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो ये जनता को गलत मैसेज देता है। तो अगर आप मुझसे 0 और 1 में पूछे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कौन जीत रहा है, बट मुझे लगता है कि इस ऑलमोस्ट 50-50 राइट नाउ। ठीक है, संजीव जी आपकी राय क्या है? हम 2 नज़रिए से देखते हैं। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी यदि अपने किसी भी स्टेट में चुनाव लड़ने के लिए या जीतने के लिए कोई रणनीति बनाती है और उस हद तक जाती है जहां उसको जीत मिले, मैं इसे गलत नहीं मानता और किसी भी राजनीतिक दल को ये अधिकार है और वो करना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर ये कहती है कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं और वो एक चेहरा लेके जाते हैं कि ये हमारे चेहरा हैं और स्टेट लेवल पे ये मिलके साथ में काम करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, जैसा कि आपने भी बताया कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वहाँ के स्थानीय नेताओं पे है। ये एक तो उनके बड़े नेता हैं, इसमें क्या? अब आपके पास बड़ा नेता नहीं है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है क्या? नहीं, जाए, हमें कोई इतराज नहीं है, जाना ही चाहिए और वो जाते ही हैं।
वो हर जगह जाते हैं और वो लड़ने की जो शैली है उसे सीखना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी की यदि बात कर लूँ तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने, मुझे कई बार लगता है कि ये स्लीपर सेल बीजेपी वाले अपना घुसा देते हैं उसमें, कि ऐन मौके पे कुछ ऐसा सगुफा छोड़ दे कि सब बना बनाया जो मामला है वो डगमग हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी में छुपे हुए वैसे लोगों को पहचानने की है जो वक्त आने पर किस तरह से पाला बदलते हैं या फिर अपने ही पार्टी के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों पे, इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी। देखो संजीव जी, सवाल तो यही है ना कि कांग्रेस अपने अंदर घाती लोगों को क्यों नहीं पहचान पाती, ऐसे लोगों को क्यों नहीं पहचान पाती जो उनको नुकसान पहुंचा देते हैं और पहुंचा सकते हैं। चूंकि हमने राजस्थान का भी नजरिया देख रहे हैं, राजस्थान का हाल भी हम आगे देख पाएंगे। फिलहाल कर्नाटक की स्थितियां थोड़ी मजबूत जरूर नजर आती है, लेकिन अब 13 तारीख को स्थितियां बहुत साफ हो जाएंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, चर्चा को भी हम आगे जारी रखेंगे। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।